अब हम इसकी इंटरप्रिटेशन देखते हैं। जो सबसे पहली इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन अल्फा कैन बी रिड्यूस बाय अप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ क्रिटिकल रीजन, कि जब अब अल्फ़ा जो है वो हमारा रिड्यूस होगा अगर हम अपना क्रिटिकल रीजन सही चूज़ करेंगे। अब अल्फ़ा हमें इंक्रीज़ चाहिए, डिक्रीज़ अल्फ़ा तो हमारे पास एरर है, वो जितना कम एरर होगा उतना ही हमारे पास रिजल्ट जो होंगे वो अच्छे आएंगे। ठीक है, अब सिर्फ जस्ट 10-10 को अगर हम N10 पे ही देखें, ठीक है, 16 को भी रहने देते हैं, N10 पे ही हम अल्फ़ा को देखें। ठीक है, पहले वाला जो अल्फ़ा क्रिटिकल रीजन था उसमें ये था कि x बार ग्रेटर देन इक्वल टू 48.5 पे जो अल्फ़ा है वो 0.05 आया, और x बार ग्रेटर देन 48 पे जो हमारे पास अल्फ़ा है वो 0.01 आया। ये एक्सेप्टेंस रीजन है तो इसका क्रिटिकल रीजन निकल आता है। ठीक है, अब ये देखिए, जब हमने पहला क्रिटिकल रीजन जो था एक्स बार ग्रेटर था इक्वल टू 48.5 पे देखा तो हमारे पास अल्फ़ा जो था वो 0.05 आया, थोड़ा सा ज़्यादा आया। लेकिन जब हमने एक्स बार ग्रेटर दैन 48 पे देखा तो हमारा अल्फ़ा क्या हो गया, कम हो गया, 0.05 से क्या हो गया, 0.01 हो गया। तो इसमें हमने यही कहा है कि जब हम अपना अप्रोप्रिएट क्रिटिकल रीजन सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा जो होगा वो कम होगा, और वही हमारे पास अप्रोप्रिएट क्रिटिकल रीजन होता है जिस पे अल्फ़ा की सबसे कम वैल्यू हो, क्योंकि हमें अल्फ़ा जो है कम चाहिए होता है क्योंकि वो हमारे पास एरर होता है। दूसरा जो है अल्फ़ा एंड बीटा आर इन्वर्स रिलेटेड। अल्फ़ा और बीटा हमारे पास क्या है, इन्वर्स रिलेटेड है। इन्वर्स रिलेटेड का मतलब कि अगर अल्फ़ा इंक्रीज़ होगा बीटा डिक्रीज़ होगा, तो इसमें है अ डिक्रीज़ इन अल्फ़ा ऑलवेज रिजल्ट इन एन इंक्रीज़ इन बीटा प्रोवाइडेड दैट सैम्पल साइज एंड डज नॉट चेंज। अगर हम एन सैम्पल साइज एंड चेंज पे नहीं देखते, यानी कि अगर हम सिर्फ 10-10 पर देखते हैं, तो इन्होंने कहा है कि अगर अल्फ़ा जो है वो डिक्रीज़ होगा तो बीटा क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अल्फ़ा और बीटा इन्वर्स रिलेटेड है। ठीक है, अब हम इधर से देखते हैं। पहले वाले क्रिटिकल रीजन पे जो अल्फ़ा हमारे पास आया वो 0.05 आया, दूसरे वाले पे जो आया वो क्या आया, 0.01 आया। ठीक है, 0.01 आया। अब अल्फ़ा क्या हुआ, इधर से हमारा डिक्रीज़ हुआ। ठीक है, अल्फ़ा जो दूसरे सैम्पल साइज डज नॉट चेंज का मतलब है कि N10 पे ही हमने देखना है। तो अच्छा, इस पे हमारा अल्फ़ा क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। अब हम इस पे देखें, बीटा को देखते हैं। पहले बीटा हमारे पास क्या था, 0.26 था, फिर क्या बीटा हो गया, 0.5 हो गया। तो हमने ये कहा कि अगर अल्फ़ा और बीटा जो है इन्वर्स रिलेटेड है, अगर अल्फ़ा डिक्रीज़ होगा तो बीटा हमेशा इंक्रीज़ होगा, जो कि बीटा हमारा इंक्रीज़ हुआ है 2.6 से 0.5 पर आया है। और हमने कहा है कि अगर सैम्पल साइज़ हम चेंज ना करें। ठीक है, हम इस वाले को भी अगर देख लें, ये जो है 52 वाले बीटा पे देख रहे हैं, हमने दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन जो होगी वो सेम होगी। अब इस पे देखते हैं कि अगर 0.05 से 0.1 हुआ, ठीक है, अल्फ़ा हमारा डिक्रीज़ हुआ तो हमारा बीटा क्या हो गया, इंक्रीज़ हुआ। इंक्रीज़ कैसे हुआ कि 0.89 था पहले। ठीक है, पहले वाले बीटा एक्सेप्टेंस रीजन पे बनता है। ठीक है, पहले वाले एक्सेप्टेंस रीजन जो ऊपर लाइक ये जो एक्सेप्टेंस रीजन है इस पे हमारा क्या बीटा आया, 0.89 आया। अब दूसरे वाले एक्सेप्टेंस रीजन में हमारा बीटा क्या आया है, 0.97 आया। तो हमारा जब अल्फ़ा डिक्रीज़ हुआ है तो हमारा बीटा क्या हो गया है, इंक्रीज़ हो गया। तो हमने यही कहा है कि अल्फ़ा और बीटा जो होते हैं वो इन्वर्स रिलेटेड होते हैं, कि अगर अल्फ़ा जो है वो इंक्रीज़ होगा बीटा डिक्रीज़ होगा, बीटा इंक्रीज़ होगा तो अल्फ़ा डिक्रीज़ होगा। ये डिपेंड करता है आपके क्रिटिकल रीजन पे। इस पे ऑपोजिट भी हो सकता था कि क्या पता ऊपर वाले क्रिटिकल रीजन पे जो अल्फ़ा है वो 0.01 होता, दूसरे पे 0.05 होता, तो उधर से बीटा ने ऊपर ज़्यादा होना था, नीचे वाले क्रिटिकल एक्सेप्टेंस रीजन पे उससे कम होना था। फिर हमने कहा कि अगर हम सैम्पल साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है, अब 10 से जो है हम सैम्पल साइज़ को 64 कर देते हैं, तो हमने कहा है कि अल्फ़ा बीटा जो दोनों रिड्यूस होंगे, जनरली रिड्यूस बोथ अल्फ़ा एंड बीटा, क्रिटिकल वैल्यूज़ आर हेल्ड कांस्टेंट। यानी हम क्रिटिकल वैल्यू जो है यानी कि 1 और 3 को अगर देखें, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी पीछे बताया था कि 1 और 3 वाला क्रिटिकल रीजन जो है वो हमारे पास सेम है, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वालिटी डालो या ना डालो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
होता, दूसरे पे 0.05 होता, तो उधर से बीटा ने ऊपर ज़्यादा होना था, नीचे वाले क्रिटिकल एक्सेप्टेंस रीजन पे उससे कम होना था। फिर हमने कहा कि अगर हम सैम्पल साइज इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है, अब 10 से जो है हम सैम्पल साइज़ को 64 कर देते हैं, तो हमने कहा है कि अल्फ़ा बीटा जो दोनों रिड्यूस होंगे, जनरली रिड्यूस बोथ अल्फ़ा एंड बीटा, क्रिटिकल वैल्यूज़ आर हेल्ड कांस्टेंट, यानी हम क्रिटिकल वैल्यू जो है यानी कि 1 और 3 को अगर देखें, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी पीछे बताया था कि 1 और 3 वाला क्रिटिकल रीजन जो है वो हमारे पास सेम है, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वालिटी डालो या ना डालो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि क्रिटिकल रीजन अगर हम सेम रखते हैं, सिर्फ एन को अपना इंक्रीज़ करके देखते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, अल्फ़ा और बीटा जो होंगे वो दोनों रिड्यूस होंगे, बेशक माइनर से रिड्यूस हों या बहुत ज़्यादा उनमें आए, वो फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम देखते हैं, अगर एन हमारे पास जो था वो 10 था, तो हमारे पास अल्फ़ा की क्या वैल्यू थी, 0.05 होगी। जब एन हमने सिर्फ 3 वाले पे देखना, 4 वाले को कंपेयर नहीं करना। अब एन 16 हुआ तो हमारे पास अल्फ़ा की क्या वैल्यू होगी, 0.01 होगी, डिक्रीज़ हुआ ना। अब इधर से हम बीटा देखते हैं, जब बीटा एन 10 था तो 0.26 था, ठीक है, जब एन 16 हुआ तो हमारे पास बीटा क्या हो गया, 0.21 हो गया। बीटा पे थोड़ा सा वो रिड्यूस हुआ है, लेकिन अल्फ़ा पे जो है वो ज़्यादा है, 5% से 1% पर आया है, लेकिन ये वाला जो है 2.6% से 0.211 हुआ, ठीक है। अब तो ये हमारे पास क्या थी, इंटरप्रिटेशन थी, और इंटरप्रिटेशन को जो है आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, अपना अल्फ़ा बीटा जो है ये टेबल बना लेना है, जो भी आपका अल्फ़ा बीटा आता है, ठीक है, उसका टेबल बना लेना है, और फिर आपने उसको जो है वो देख लेना है कि अच्छा इंक्रीज़ हो रहा है, बातें क्या कवर करनी है, इंक्रीज़ का बताना है, डिक्रीज़ का बताना है, ये सैम्पल साइज़ अगर 2 गिवन है तो उस चीज़ का बताना है। तो ये हमारे पास क्या थी, इंटरप्रिटेशन थी, जो कि एक जो मैं एंड पर बात बता देती हूँ वो ये था कि हमारे पास पावरफुल टेस्ट क्या होता है। पावरफुल टेस्ट वो होता है जिसका बीटा जो हो वो ऐसा टेस्ट जिसका बीटा स्मॉल हो और 1 माइनस बीटा लार्ज हो या इंक्रीज़ हो, तो उस टेस्ट को हम क्या कहते हैं, पावरफुल टेस्ट कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास अगला जो आता है वो हमारे पास क्या आता है, पावर फंक्शन आता है, ठीक है, पावर फंक्शन आता है। पावर फंक्शन में हमारे पास क्या होता है, अंडर एच नोट भी होता है और अंडर H1 भी होता है। अंडर एच नोट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, अल्फ़ा होता है। अंडर H1 जो होता है वो 1 माइनस बीटा होता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, 1 माइनस बीटा होता है, ठीक है। फिर हमारे पास पावर कर्व आता है, ठीक है, पावर कर्व में हमारे पास जो होता है वो 1 माइनस बीटा होता है, ठीक है, 1 माइनस बीटा होता है। और पावर कर्व में ओसी कर्व आता है, ठीक है, ओसी कर्व में हमारे पास जस्ट बीटा होता है, बीटा हम निकालते हैं, ठीक है, और बीटा और 1 माइनस बीटा अंडर H1 बनता है, अल्फा और 1 माइनस जो 1 माइनस अल्फा है वो हमारे पास अंडर H1 बनता है। जस्ट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अच्छा पावर कर्व बनाने को बताया जाएगा तो हमने क्या फाइंड करना है, अल्फा करना है, 1 माइनस बीटा करना है, क्या करना है, और उसके अगर कर्व बनाना है तो कर्व में सिर्फ पावर कर्व है, जैसे उसमें 1 माइनस बीटा होता है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अच्छा जब हम उसका कर्व बनाएंगे तो सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो है H1 और सॉरी पैरामीटर्स की वैल्यूज़ कहाँ आती है, एक्स एक्सिस पर आती हैं या वाई एक्सिस पर आती हैं, ये पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटीज़ कहाँ आती हैं वो पता होना चाहिए। बाकी जो उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने जैसे जैसे मैथ्स में करते हैं या जिस तरीके से भी करते हैं उसको उसी तरीके से ही कर्व को जो है वो प्लॉट करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो मेन बात है वो अच्छा देखना है कि पावर कर्व है, तो पावर कर्व में हमने जस्ट 1 माइनस बीटा को प्लॉट करना है या अल्फ़ा को भी करना है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। ओसी कर्व में पता होना चाहिए कि बीटा आएगा या 1 माइनस बीटा आएगा, तो ये जस्ट इनको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें आएंगी। बाकी जो है वो उसकी इंटरप्रिटेशन में भी जो है वो इतना कोई मुश्किल पॉइंट्स नहीं कवर किए हुए। इंटरप्रिटेशन में भी जस्ट हमने यही बताया हुआ है कि इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। अच्छा पावर ऑफ द टेस्ट जो है वो पैरामीटर पे डिपेंड करिए। अगर हम अपना अंडर H नॉट
की वैल्यूज़ को अंडर H1 से मूव करें तो हमारे पास जो पावर ऑफ द टेस्ट होगी वो इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। जस्ट ये बातें बताई हुई हैं। और हमेशा यही होगा कि जब भी हम अंडर H1 जब ट्रू हो जाएगा, H0 सॉरी ट्रू हो जाएगा तो अल्फ़ा हमारे पास इक्वल टू 1 माइनस बीटा हो जाएगा। और जब H0 ट्रू होगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा को हम कह सकते हैं कि वो 1 के इक्वल है। और बाकी बस यही जो थी मेन बातें थी, ये आप लोगों को जो है वो पता होनी चाहिए। और बाकी ये जो थी मैंने जर्नल सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया था कि अच्छा इस तरह से हम सॉल्व करना है या इस तरह से इंटरप्रिटेशन करनी है। बाकी मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें प्रॉपर क्वेश्चन होगा कि अच्छा आपको क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, तो आपने क्या करना है। क्योंकि मैंने बताया था कि ये सब टेबल जो था आपने खुद ड्रॉ करना था। आपको जस्ट क्रिटिकल रीजन गिवन होता है, पैरामीटर्स की वैल्यूज़ गिवन होती हैं, या हमें सैम्पल साइज़ बता दिया जाएगा या इस तरह करके बता दिया जाएगा। बाकी प्रॉबिलिटीज़ और जो है वो सब हमने खुद करना है। तो वो मैं एक वीडियो जो है उस पर प्रॉपर जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करके मैं बता दूंगी, तो आप लोग फिर वो वीडियो देख लेना। तो आई होप कि आप लोगों को जो है ये समझ आ गया होगा कि पावर कर्व क्या होता है, पावर फंक्शन क्या होता है। अगर आपको कोई चीज़ है कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई क्वेरी है या कुछ भी है, तो कमेंट बॉक्स में बताना, तो फिर मैं आप लोगों को उसका जो है वो रिप्लाई कर दूंगी, या मैं देखूंगी कि वीडियो बना के उसकी रिप्लाई करूँ या आपको उधर ही टेक्स्ट पर जो है वो समझा दूँ। तो थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।